Hello to all of you guys. Welcome to Knowledge Decoder channel. As in the last lecture, we already discussed about the basic properties of determinant and questions related to that. And in this series, we will continue with the same concepts and same properties. Okay. We will deal some other properties also and questions related to the whatever the concepts I have learned and whatever I am delivering. Okay. सो दिस इज द लेक्चर जिसमें हम कुछ जो नए प्रॉपर्टी से थोड़ा सा उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम जो है आज ये लेक्चर है इसमें प्रॉपर्टीज का जो हो कि आज लास्ट लेक्चर हो इसके बाद हम वी विल मूव विद द न्यू कॉन्सेप्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो जो ये लेक्चर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्योंकि बेसिकली एक दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, सो वी विल मूव अहेड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, आई विल टेल यू। सो जो ये है इसमें अगर दिया है मान लो इसमें जो कंडीशन दी है क्या है इसको देखो कि सपोज कोई डिटर्मिनेंट है डेल्टा ऑफ आर। यहाँ पे डेल ऑफ आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि डेल्टा ऑफ आर मतलब ये जो डेल्टा है ये आर का कोई फंक्शन हो सकता है। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मतलब आपको ऑलरेडी बताया है, अगर आपको थोड़ा सा क्लास 12 का बेसिक्स पता है, होप अगर इन्होंने फंक्शन पढ़ा है उनको नॉलेज होगा कि डेल्टा ऑफ आर फंक्शन का मतलब वो आर में किसी टाइप का एक फंक्शन है, मतलब आर से किसी तरीके से रिलेटेड है। जैसे मतलब मान लो कि डेल्टा आर की वैल्यू हो सकती है 3r² प्लस 2r मतलब या साइन ऑफ आर या e रेस टू पावर r, मतलब इस तरह से किसी भी तरह से डेल्टा आर में एक फंक्शन है। और डेल्टा आर की वैल्यू किस तरह से डिफाइंड है देखो, एफ आर जी आर एच आर फर्स्ट रो में, सेकंड रो में अल्फा म्यू डेल्टा एंड इन सॉरी लैम्डा म्यू डेल्टा एंड इन थर्ड रो अल्फा बीटा गामा। और इसमें कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन क्या दी हुई है। ओके, तो जो ये कंडीशन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पे अल्फा म्यू डेल्टा लैम्डा बीटा गामा मतलब जो भी छह चीजें हैं नीचे ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर से इंडिपेंडेंट। अब आर से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या, मतलब कुछ भी हो बस ये आर पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो जैसे लैम्डा की वैल्यू हो गई 2 या मान लो हो गई साइन एक्स। ओके, सो ये इस तरह से क्या हो गया, ये इस तरह से लैम्डा की जो भी वैल्यू हो मतलब वो आर का फंक्शन ना हो, इस तरह से ये जो छह की छह वैल्यू हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। एंड द सेकंड कंडीशन इज व्हाट, सेकंड कंडीशन दी नहीं है बट यहाँ बता रहे हैं कि एफ आर जी आर एच आर मतलब किसी एक रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में ये जो तीनों के तीनों जो एलिमेंट हैं वो आर का फंक्शन है। एफ आर जी आर एच आर मतलब ये आर के फंक्शन है, क्या है, आर के फंक्शन। हो क्लियर हो गया होगा, पूरा नहीं लिखूंगा, फंक्शन, ठीक है, समझ गए कि क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मतलब एफ आर का फंक्शन मतलब मान लो एफ आर सपोज करो किसी तरह का फंक्शन दिया है 2 की पावर आर करके दे दिया, ये भी आर में एक फंक्शन है। नेक्स्ट मैंने दे दिया मान लो जी आर भी आर का एक फंक्शन है, तो वो मान लो किसी तरह का हो गया साइन आर। ओके, कुछ भी हो सकता है, आर में किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। एच आर क्या है, मान लो एच आर आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर। ओके, तो इस तरह से एफ आर जी आर एच आर में कोई एक आर के फंक्शंस हैं। सो हो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्लियर हुआ कि कंडीशंस क्या क्या हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानना ये ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट्स की कंडीशन क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या होगा तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सो होपफुली पहले आपको गौर करना है कंडीशन क्या क्या हैं। तो कंडीशन है एफ आर जी आर एच आर आर के फंक्शन हो
और अल्फा म्यू डेल्टा और जो भी है लैम्डा बीटा गामा, ये सब के सब इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मतलब आर से इंडिपेंडेंट हो। और एक चीज और, इट कांट बी अप्लाइड इफ एफ आर इज प्रेजेंट इन मोर देन वन रो और कॉलम। अगर ये एफ आर एक या एक से ज्यादा रो, जैसे यहाँ पे एफ आर या जी आर या एच आर, मतलब तीनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एफ आर, जी आर भी हो सकता है वो, या ऑब्लिक एच आर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब तीनों में से कोई भी आर का जो फंक्शन है, जैसे ये तीनों के तीनों एक रो या एक कॉलम में है। अब जैसे अगर ये एक से ज्यादा में आ गए, मान लो यहाँ भी एफ आर घुस गया, तो जो ये कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर रहा हूं तब एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, इसकी लिमिटेशन है। ओके, सो होपफुली मैं ये समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एफ आर जी आर एच आर, मतलब जो भी आर के फंक्शन हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर रो, वन पर्टिकुलर रो और वन पर्टिकुलर कॉलम। अब ये मतलब वन पर्टिकुलर कॉलम मतलब इस तरह से भी होता तो भी बुराई नहीं होती। कैसे? मतलब अगर यहाँ एक कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होता एफ आर जी आर एच आर, इस तरह से, ये मान लो एफ आर हो गया, ये आपका जी आर हो गया, और ये आपका एच आर हो गया। ओके, और बचे क्या? जो भी बचा, आप मान लो कोई कुछ भी कांस्टेंट मान लो, लैम्डा, म्यू, डेल्टा, सॉरी डेल्टा को देख लेना, अल्फा, बीटा एंड लास्ट वन इज गामा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम में एफ आर जी आर एच आर है तो भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भी है एफ आर जी आर एच आर या जो भी आर के फंक्शन हैं वो एक कॉलम में ही डिस्ट्रीब्यूट हैं। ओके, सो जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी यही कंडीशन है। देखो, जो भी कंडीशन है वो यही कंडीशन है, मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, बस आपको पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये जो है ये कॉन्सेप्ट तब अप्लाई नहीं होगा जब एफ आर एक से ज्यादा रो या कॉलम में हो, मतलब आर का कोई भी फंक्शन, सॉरी एफ आर जी आर या एच आर कोई भी हो, एक या एक से ज्यादा रो या कॉलम में प्रेजेंट हो, तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक चीज और, अल्फा म्यू डेल्टा, ठीक है, लैम्डा बीटा गामा जो भी हैं ये सब आर से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये बाकी सारे पार्ट जो बचे आर के फंक्शन के अलावा, जो भी बचे ये सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, मतलब आर का उसमें कोई टर्म नहीं होना चाहिए। ओके, सो होप ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया कि किस कंडीशन पर अप्लाई होता है। तो अगर ये समझ में आ गया कि कंडीशन क्या है, तो देखते हैं कि कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं। होप इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या करना है। तो अगर मैंने कहा, अगर ये एफ आर जी आर एच आर आर के फंक्शन है और किसी एक रो पर ही या पर्टिकुलर कॉलम में ही प्रेजेंट हैं और बाकी सारे आर से इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या, तो अगर मैं इस आर फंक्शन का समेशन ले लेता हूँ, समेशन मतलब यहाँ मैंने कर दिया आर में एक सिग्मा फंक्शन लगा दिया, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर। इसका मतलब क्या है? वो कुछ लोग जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज का बेसिक आइडिया है उनको नॉलेज है, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि अगर r इज इक्वल टू 1 से n जा रहा है डेल्टा आर, ठीक है, तो इसका मतलब है r बराबर 1 से लेकर के n तक वैल्यू पुट करो और सबको जोड़ते चले जाओ। सिग्मा मतलब जोड़ते चले जाओ और r बराबर 1 से लेकर के n तक, यही होता है मतलब r बराबर 1 रखो तो क्या होगा? डेल्टा 1, और उसके बाद क्या करना है? जोड़ना है। सिग्मा इसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। सिग्मा किसका रिप्रेजेंटेशन? जो सिग्मा अंदर लगा है ना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब ये जुड़ने का होता है। और r बराबर 1 से n ये होता है मतलब कि r बराबर 1 से n तक वैल्यू रखते जानी है। तो r बराबर 1 रखा
प्लस किया, अब आर बराबर, आर के बाद 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, फिर 3, ऐसे करते हुए कहाँ तक जोड़ना है, कहाँ तक, n तक। तो n तक ऐसे जोड़ दो, डॉट 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 डॉट। अब n कहाँ तक है क्या पता, तो मैं n तक ले गया, ऐसे करते हुए कहाँ ले गया, डेल्टा ऑफ n तक। तो ये मतलब होता है भाई सिग्मा r बराबर 1 to n का। सो होप जिनको नहीं पता था उनको मैंने क्लियर कर दिया, और वॉट एवर द थिंग इज बहुत लोग को पहले से ही क्लियर होगी जिनको सीक्वेंस सीरीज का हल्का सा भी या सिग्मा का हल्का सा भी आइडिया है। अदरवाइज यहाँ आपको क्लियर कर दिया। तो अब होप कि अब सिग्मा बराबर r बराबर 1 से लेकर n तक ये जो टर्म है, एक मिनट, ये कोई अजूबा नहीं लग रहा होगा कि क्या होता है इसका मतलब अब आपको जानने के बाद। तो मैंने कहा कि अगर डेल्टा आर बराबर इतना है और ये कंडीशंस जो भी मैंने बताई ये है भाई, तो अगर मैंने इसके अंदर सिग्मा लगा दिया आर बराबर 1 से n तक, तो जो भी ये सिग्मा है, ये जितने भी आर के सिर्फ फंक्शंस हैं, जो भी आर के फंक्शंस हैं, जो भी भाई आर के फंक्शंस हैं, कितने हैं, यही 3 हैं, इन तीनों पर ये सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब बट जाएगा। सेम सिग्मा अंदर घुसा दोगे, इंसर्ट कर दोगे, और वही r बराबर 1 से लेकर के n तक सब में अंदर सेम लिख दोगे अगर तुमने बाहर डेल्टा में लगाया है तो। समझ में आया, मतलब सिग्मा अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सेम का सेम, r बराबर 1 से n तक लिख लेना भाई। वही चीज मैंने देखो यहाँ लिखी है कि ये जो सिग्मा है अगर अंदर आया, ये मतलब अगर आपने बाहर लगाया इसमें, तो ये ऑपरेटर अगर आपने यहाँ लगाया, तो ये जो सिग्मा ऑपरेटर है ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जहां भी आर का फंक्शन दिखा, आर का फंक्शन यही 3 जगह है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। तो तीनों जगह क्या हुआ, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं। बस यही था कॉन्सेप्ट कि अगर आपने बाहर सिग्मा इसका समेशन लिया, तो अंदर जितने भी आर के फंक्शन है सब में समेशन, ये समेशन वाला पार्ट लग जाएगा, और बाकी सब एज इट इज रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये था कि किस तरह से अप्लाई होता है। तो होप कुछ पार्ट क्लियर हुआ होगा, कुछ तो हद तक तो कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा कि कैसे क्या होता है, सिग्मा वगैरह क्या होता है, और सिग्मा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी क्वेश्चन में। सो अगर क्लियर हुआ है, नहीं हुआ तो एक बार और से बता दे रहा हूँ आत्मसंतुष्टि के लिए, कि जो सिग्मा की वैल्यू है r बराबर 1 से n, वो चीज सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, जितने भी r के फंक्शन हैं r के ही फंक्शन पर होगी भाई, कहीं और न कर देना कि इसमें भी कर दो। ये सब r के फंक्शन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट एज आई ऑलरेडी डिस्कस, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। कंडीशन में पढ़ लो कंडीशन अच्छी तरीके से एक बार फिर आंखें खोल के। और एक कंडीशन और है कि एफ आर एक से ज्यादा रो या कॉलम में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में ही हो, ये नहीं कि बीच में हर जगह आ गया। अगर हर जगह आ गया तो ये कॉन्सेप्ट मत लगाना, तब लगेगी जनरल कंडीशन, तब क्या है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तब आप पहले 3x3 का पूरा डिटरमिनेंट खोल के सॉल्व करोगे, और उस तरह का एक क्वेश्चन लूंगा, उस तरह का क्वेश्चन अभी आगे डिस्कस होगा। जब देखा जाए अगर कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, तब हम बेसिक तरीके से जाएंगे जो हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है कि 3x3 को पूरा ओपन करेंगे और तब उसके बाद हम सिग्मा ऑपरेट करेंगे, उस तरह का क्वेश्चन हम आगे लेंगे। सो डोंट बी पैनिक फॉर दैट, अभी ये कॉन्सेप्ट लर्न करने पर फोकस करो, ये वाला कैसे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो होप यहाँ तक अगर क्लियर हुआ, तो अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, बांटते कैसे बांटते हैं कि जहां भी आर के फंक्शंस हैं उन सब में सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बाकी को साथ कोई भी छेड़खानी नहीं, वो एज इट इज छप जाएंगे। सो होप अगर ये क्लियर हुआ, तो अगर नहीं क्लियर हुआ तो उस पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अगर एक क्वेश्चन देखते हैं,
ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने कहा है कि मान लो यहाँ पे भी एक ऐसे कोई डिटरमिनेंट ले लिया और इसकी वैल्यू है ए आर। ए आर क्या है? फंक्शन ऑफ आर। क्या है? ये कोई फंक्शन है आर का, फंक्शन, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में फलन। पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फंक्शन चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो उसके लिए पैनिक मत करना, सिर्फ इतना देखो एफ की पावर सॉरी फंक्शन ऑफ आर है ये। तो ये है ए आर कोई फंक्शन है, जैसे डेल्टा आर था। तो देखो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है इसमें, कैसे देखो। तो ये दिया है, पूछा है, दिया क्या पूछा क्या सब पढ़ो। कि दिया है इसका पहला रो 3 -1 1 है, -1 है, R4 5 है, थर्ड रो 5 की पावर R0 6n स्क्वायर है, और पूछा है 5 फाइंड R इज इक्वल टू 1 to n AR। सो हो, अब देखो इसमें क्या करना है। अब आप ढूंढोगे कि कहीं FR GR HR टाइप का है, तो बोलो 2 तो मिल गया आपको, 1 नहीं मिल रहा है, तो पॉसिबली यही कॉलम में होगा। अगर कॉलम वाइज मिला है तो रो पे नहीं मिला, कोई बात नहीं, चलो कॉलम पे ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर तो बताओ क्या ये 3R का फंक्शन नहीं है? लिख सकते हो, बिल्कुल 3 को भी लिख सकते हो। 3 को क्या लिख सकते हो? 3 को लिख सकते हो 3 की पावर R की पावर 0। R की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, इस तरह से 3 इज इक्वल टू 3R की पावर 0। तो ये भी एक R का फंक्शन हुआ, और अगर ये भी R का फंक्शन हुआ तो ये तीनों R के फंक्शन हो गए। और अगर ये तीनों R के फंक्शन हो गए तो ये क्या हुआ? ये पूरा का पूरा कॉलम R का फंक्शन। और बाकी सब क्या है? ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ R। देखो कहीं R का टर्म आया? नहीं आया, तो इनको हम मान सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट लिख लेना, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ओके, सो अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर आए हैं, और ये क्या आया? ये मेरा आया आर का फंक्शन, ये है आर का फंक्शन, ठीक है। इसको लिख लो आर की पावर 0, अगर नहीं से दिख रहा है आर का फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आर के सारे फंक्शन आ गए, ठीक है। तो अगर वो सारे के सारे आर के फंक्शन आ गए तो हम जो है इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखो सिग्मा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने क्या कहा? अगर आर का फंक्शन मिल गया भाई, तो ये जो सिग्मा है आर बराबर 1 to n, जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसके लिए क्या करेंगे? जहां भी आर के फंक्शन है सब में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सब में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये रहा आर का सारा फंक्शन। तो मैं देखो सब में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, और इसमें भी किया। इन सब में क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया बाकी सबको एज इट इज रखेंगे, इनको छेड़ेंगे नहीं। जो सिर्फ आर के फंक्शन है किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जो कि आर के फंक्शन है, सिर्फ वही सिग्मा अंदर जाएगा, उसी में लगेगा सिग्मा। तो एक सिग्मा यहाँ लग जाएगा, एक सिग्मा इसको मिलेगा, एक सिग्मा इसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही तीन भाई सिर्फ आर के फंक्शन हैं। तो अगर यही तीन आर के फंक्शन हैं, तो ये रहा, मैंने एक आर सिग्मा जो है ये 3 पे डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरा r इज इक्वल टू 1 to n इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, और तीसरा r इज इक्वल टू 1 to n 5 की पावर r पर डिस्ट्रीब्यूट किया, और -140 एज इट इज रहा, और मतलब वैसे का वैसा ही रहा, वैसा जैसा पहले था। और अगला -1 5n और 6n स्क्वायर ऐसा ही रहा। अब देखो क्या, अब देखो क्या, अब जिनको सीक्वेंस सीरीज का आइडिया हो अगर थोड़ा सा, तो उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको नहीं आइडिया है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मैं सीक्वेंस सीरीज में ये डिस्कस करूंगा कि ये जो भी जुड़े हैं ये कैसे कैसे आए हैं। जैसे एक क्या बना है, अगर 3 को इसमें कहा है r बराबर 1 से लेके n तक जोड़ो, तो सोच रहे होगे इसमें तो r दिख ही नहीं रहा है, तो क्या हुआ? इसमें r बराबर 1 से n तक अगर जोड़ना है तो इसका मतलब होता है 3 को तुम n बार जोड़ते जाओ। कितनी बार? n बार। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। डॉट 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 करते हुए n बार जोड़ो। कितनी बार? n टाइम्स। तो अगर n टाइम जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आती है 3n। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है सो डोंट बी पैनिक फॉर दैट। इसको जब सीक्वेंस सीरीज और जब स्पेशल सीरीज पढ़ाएंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। मेरा मोटो सिर्फ ये है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, तो ये मेरा मोटिव जो मोटो था, जो भी मेरा इसमें आपको सिखाने का
सोच था कि मुझे क्या सिखाना है, तो मेरा वो उद्देश्य पूरा होता है। उसके आगे वाला पार्ट थोड़ा सा इसलिए अजीब लगेगा उन लोगों को जिन्होंने डिटर्मिनेंट के अलावा अभी सीक्वेंस सीरीज का आइडिया नहीं है, और जिनको आइडिया है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो तो आराम से समझ सकते हैं। और जिनके लिए नहीं है, थोड़ा सा सब्र बांधें, थोड़ा सा वेट करें। जब हम डिटर्मिनेंट के बाद अगर जब भी इसके बाद जब भी नेक्स्ट वीडियो पे जब भी सीक्वेंस सीरीज वाला आएगा, तो वी विल लर्न ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स कि कैसे ये सिग्मा की वैल्यू जुड़ती है। जैसे 3 का अगर n बार जोड़ेंगे तो 3n हो जाएगा। अगर सिग्मा इज इक्वल टू आर बराबर 1 to n r है, तो इसकी वैल्यू होती nn प्लस 1/2। ओके, ये होता है n फर्स्ट नंबर का समेशन होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का समेशन होता है। सो अगर नहीं पता है भी तो टेंशन मत लो, जैसे ही एपीजीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे यू विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट। तब तक के लिए आपको यहाँ तक का पार्ट तो क्लियर होना चाहिए, और जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज का बेसिक्स आइडिया है उनको ये भी पार्ट क्लियर होना चाहिए। और नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आई विल टेल यू, अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग की दृष्टि से मुझे ये पूरा पार्ट बताना जरूरी है, ठीक है। तो देखो क्या है, 3n nn प्लस 1/2 है, और अगला 5 इंटू 5 की पावर n 5 माइनस 1, ये हो जाएगा, ये जीपी वाला टर्म है, ये है आपका जीपी। जब आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, इसको आप बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी हिंदी वाले। और ये है आपका स्पेशल सीरीज या समांतर श्रेणी में भी इसको पढ़ लोगे, वहां पे भी इससे भी निकाल सकते हैं इसको एपी के बदौलत, ठीक है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब बेसिकली आगे डिस्कस होंगे। अभी इतना जान लो कि इसकी वैल्यू nn प्लस 1/2 सॉल्व करके आती है, और इसकी वैल्यू आती है 5 इंटू 5 रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। क्यों? क्योंकि मान लो जिनको जीपी का आइडिया उनके लिए बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, 5, कॉमन रेशियो आपका आएगा 5, और आपका नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक जोड़ना है, n तक। तो आपने वो कॉन्सेप्ट याद होगा जिन्होंने जीपी पढ़ के रखी है, a टाइम्स r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। जिन्होंने नहीं पढ़ी तो डोंट बी पैनिक, टेंशन मत लो, इसके लिए कोई परेशान मत हो। आई जब आगे जब जीपी पढ़ लोगे ना, तो इस तरह का क्वेश्चन हलवा की तरह हल होता है, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक, उसके लिए आप यहीं तक छोड़ सकते हो। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो यहीं तक ब्रेक कर दे, यहीं तक रोक दे पार्ट को, यहीं तक समझ ले, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे जैसे ही जीपी पढ़ोगे तो ये आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ी उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने भी पढ़ी है उनके लिए बता रहा हूँ कि r इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 5 पुट कर देना, और n बराबर n पुट कर देना इसमें, और a बराबर 5 पुट कर देना इस फॉर्मूले में, यही मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। और ये है आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर का समीशन, तो उसकी वैल्यू हमेशा nn प्लस 1/2 होती है। और इसको तो मैंने बताया कि 3 को अगर r बराबर 1 से n तक जोड़ोगे तो 3n आ जाएगा, और बाकी सब एज इट इज छप गया है, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया है। तो इसकी पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ जाएगी, ओके, क्या ये आ जाएगी। तो होप जिनको थोड़ा सा एपी जीपी का आइडिया है उनके लिए ये लास्ट तक आंसर निकालना, फाइनल आंसर निकालना कोई बड़ा टर्म नहीं है। और जिनको नहीं आइडिया वो एक स्टेप पहले तक का टर्म तो समझ लें कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है, आगे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रेंड है सब भाई क्वेश्चंस पूछने का, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने का। अभी इसमें आगे लिमिट भी मिक्स हो जाती है क्वेश्चन में, करता है तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे मूव करेंगे, तो हम जब कॉन्सेप्ट्स आगे पढ़ लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। चाहता तो इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा तड़का दे सकता था, इसमें लिमिट लगा करके, n की लिमिट लगवा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, या इस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट भी पूछा जा सकता था, लेकिन अभी उतना लेटर ऑन कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ नहीं है। सो इसलिए यहाँ तक ही ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको यहीं तक ठीक है। यहाँ तक समझ गए तो वेरी बेस्ट, यहाँ तक समझ गए तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। और नहीं समझे सो डोंट बी पैनिक फॉर दैट, एपी पढ़ने के बाद यू विल क्लियर, सो इसके लिए पैनिक मत होइए, ओके। लेकिन यहाँ तक होना चाहिए भाई, यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा तो कुछ ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ तक ये पार्ट होना चाहिए, ठीक। सो होप ये जो क्वेश्चन था इसका आपको कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कॉन्सेप्ट लर्न करके रखो। ऐसा नहीं है कि तो पढ़ा खत्म कर दिया जा रहा है। जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी एक आदत है क्वेश्चंस को मिक्स कर देने की, कॉन्सेप्ट मिक्स करने की, क्योंकि आपको पता है जेई में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है, कॉन्सेप्ट मिक्स करके आते हैं। सो होप ये जो चीज़ें हैं आगे कॉन्सेप्ट मिक्स करेंगे तो उसके आप रेडी रहिए।
जो भी आपको पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखिए। ओके, आगे हम इसको मिक्स करके और पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन है, अब कुछ नहीं बचा है। देखो एक अथा सिंपल सी चीज़ है, एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जो लास्ट टाइम ने ब्रेकिंग पढ़ा था डिटर्मिनेंट का, क्या बताया था मैंने, होप सबने लास्ट लेक्चर देखे। जिन्होंने नहीं देखे वो जाएं भाई, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उनके लिए लेक्चर नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि जिन्होंने भी पढ़ा है ब्रेकिंग वाला पार्ट, उनके लिए है कि ब्रेकिंग क्या है। कि ब्रेकिंग को मैंने क्या बोला था कि अगर ये कोई दो एलिमेंट का समेसन है तो इसको आप तोड़ सकते हो वैसा ऐसा कि सिग्मा के पहले वाला पार्ट पहले डिटरमिनेंट में तोड़ के लिख दो और अल्फा 1 अल्फा 2 3 वाला पार्ट दूसरे डिटरमिनेंट में तोड़ के लिख दो। तो इस तरह से अल्फा 1 अल्फा 2 वाला पार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे मत देखिए, देखो क्या है A1 A2 और A3 वाला पार्ट मान लो पहले डिटरमिनेंट में लिखूंगा, बाकी चीजें नहीं लिख रहा हूँ भाई, बाकी चीज तुम जानते हो सेम है, ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 वो सब अब आपको बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ क्या था वो कॉन्सेप्ट, रिकॉल करा रहा हूँ, इधर वापस रिवीजन करा रहा हूँ। और अल्फा 1 अल्फा 2 3 अल्फा 3 क्या है, ये यहाँ पे होगा। तो अल्फा 1 यहाँ, अल्फा 2 यहाँ और अल्फा 3 यहाँ, और बाकी सब कॉलम डिटरमिनेंट यहाँ छप जाता था और ये दो डिटरमिनेंट के समेसन के बराबर आता था ये वाला डिटरमिनेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों को कल कंफ्यूजन भी हुई होगी, वो ये आई होगी कि सर जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं। अगर आपने ये बोला है कि समेसन में पॉजिटिव में कोई एक समेसन वाला टर्म इधर साइड से ले लो और एक इधर ले लो, तो मैं क्यों ऐसे लूंगा, मैं तो ऐसे भी ले सकता हूँ। कैसे, मैं क्या करता हूँ, मेरा मूड है भाई, मैं क्या करूंगा डिटरमिनेंट के पहले जो जितने जो पहले डिटरमिनेंट में मैं ये एक समेसन वाला टर्म लेता हूँ, एक ये लेता हूँ और एक इसको क्यों लूँ, इसको ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है भाई। आपने कहा है समेसन का कोई भी एक टर्म इधर ले लो और दूसरे वाले डिटरमिनेंट में मैं ये ले लेता हूँ, दूसरे डिटरमिनेंट में मैं ये ले लूंगा। मतलब पहली बार में जब मैं ब्रेक करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, A1 तो चलो ठीक है, आपने बोला पहले मैंने A1 लिया इधर ब्रेकिंग, और इधर मैंने A2 लिया, सॉरी, और इधर मैंने A3 ना लेके मैंने कहा अल्फा 3 ले लिया, तो अल्फा 3 ले लिया। और बाकी चीज तो B1 B2 B3 C1 C2 C3 सेम है, तो उसको क्या ही लिखने की जरूरत है कि B1 B2 B3 C1 C2 और C3 और प्लस मैंने क्या बोला, अगला वाला मैं ये ले लेता हूँ जो बचा, क्या बचा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नहीं बचा, अल्फा 3 मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ ले लिया है, तो क्या बचा, अल्फा 3 यहाँ ले लिया, यहाँ पे A3 बचा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा अल्फा 1 अल्फा 2 और A3 और बाकी सब टर्म सेम, क्या है B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो कोई पूछेगा भाई ऐसा लिख दूंगा अगर सर तो क्या कोई दिक्कत है क्या, बहुत लोग को कंफ्यूजन आई होगी कि ऐसा लिख दूंगा तो क्या कोई दिक्कत है क्या। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका भी तुम्हारा सही है, तुम कुछ भी ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, तुम बस मेरे कहने का मतलब है समेसन के एक साइड वाला जो मतलब जो पॉजिटिव के जो जो आपका एलिमेंट है जो जिसको बोल रहे हो आप प्लस वाला, उसके एक साइड वाला पार्ट बस एक डिटरमिनेंट में होना चाहिए और दूसरे साइड वाला पार्ट दूसरे डिटरमिनेंट में होना चाहिए। मतलब क्या ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर तो हजारों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कैसे, देखो मैंने बोला इस बार आप क्या करो, मैं कह रहा हूँ कि पहले में अल्फा 1 ले लो, दूसरे में अल्फा 2 ले लो, सॉरी, और तीसरे में A3 ले लो। पहले में अल्फा 1 ले लो, दूसरे में अल्फा 2 ले लो और तीसरे में A3 ले लो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये अल्फा 1 अल्फा 2 A3, ठीक है। सो इस तरह से ये क्या हो गया, मैंने क्या बोला, ये तो एक नया कॉम्बिनेशन हो गया। और बाकी दूसरे वाले में मैं क्या ले लूंगा, A2 A3 अल्फा 3, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया भाई, है कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ये भी हो गया। फिर बोलोगे भाई एक और कॉम्बिनेशन बना लूंगा, मैं तो ऐसे हजारों कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। कैसे, पूछो कैसे, मैं बोलूंगा पहले मैं A1 A2 ले लूंगा और तीसरे में अल्फा 3 ले लूंगा, या फिर मैं ले लूंगा यहाँ पे अल्फा 1 ले लिया, यहाँ पे A2 ले लिया, या फिर A3 इसमें ले लूंगा, ऐसे कई कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। तो इस तरह से तो
मैं तो किसी बहुत तरीके से इसको डिटरमिनेंट का जो पॉजिटिव जो मतलब जो दो डिटरमिनेंट का समेसन है वो लिख सकता हूँ। मतलब ब्रेकिंग कोई एक में यूनिक वे में नहीं लिखना है मुझे, मतलब कोई एक ही वे नहीं है, मतलब एक ही तरीका नहीं है किसी डिटरमिनेंट को दो पार्ट में तोड़ के लिखने का। मल्टीपल वे क्या है? मल्टीपल मल्टीपल वे मतलब बहुत सारे तरीके हैं डिटरमिनेंट को लिखने के, एडिशन में तोड़ कर लिखने के। इसको बोलते हैं आप तोड़ जोड़ कर जो लिख रहे हो दो पार्ट डिटरमिनेंट में, उसके कई सारे तरीके हैं। तो बस भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि हाँ भाई आपका भी सही है। अगर आपने लिख लिया, जिद ही कर ली कि नहीं मैं A1 A2 A3 नहीं लूंगा, मैं अल्फा 1 A2 A3 लूंगा, तो वो भी सही है। कोई कहेगा नहीं मैं वो भी नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा A1 A2 अल्फा 3, भाई वो भी सही है। ठीक है, तो आपकी जिद है। और कोई कहेगा मैं तो वो भी नहीं लूंगा, मैं अल्फा 1 लूंगा A2 लूंगा अल्फा 3 लूंगा, वो भी सही है। जैसे ले लो, सब सही है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। तो इस तरह से कहा जाए तो मैंने यही लिखा इस पॉइंट में कि जो ब्रेकिंग है वो यूनिक नहीं हो सकती है, क्योंकि एलिमेंट जो है मे बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू नंबर इन डिफरेंट वेज, कि जो दो नंबर के समेसन है उनको किस बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। अब 5 है, मान लो आपको 5 को तोड़ना है, तो कोई 2+3 में लिख देगा और कहेगा पहला एलिमेंट जो डिटरमिनेंट का यहाँ 2 लगा लूंगा, दूसरे वाले में मैं 3 लिख लूंगा। लेकिन दूसरा कहेगा नहीं मेरी अलग जिद है, मेरी जिद ये है कि मैं 1+4 लिख लूंगा और पहले वाले डिटरमिनेंट में 1 को डाल दूंगा और दूसरे वाले डिटरमिनेंट में जो है उसमें 4 डाल दूंगा। तो दोनों भाई लोग का आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिटरमिनेंट को जैसे चाहो वैसे तोड़ दो, मेरे कहने का मतलब है कोई दिक्कत नहीं है आपका। लेकिन आंसर आपका सब लोगों का, सभी भाई लोगों का सेम आएगा। जितने भी लोग हैं किसी भी तरीके से निकाल लें, आंसर सेम आएगा। आंसर वॉट एवर यू विल गेट दैट विल बी ऑलवेज सेम। ओके, सो हो ये पार्ट आपका क्लियर हुआ। डिटरमिनेंट का जो ब्रेकिंग को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि डिटरमिनेंट का ब्रेकिंग करने पर ये तो नहीं होता कि मैंने कुछ अलग तरह से ब्रेकिंग कर दिया तो मेरा कुछ गलत हो गया, नहीं, आपका भी सेम होगा। तो ये जो पॉइंट है ये आप दिमाग में रख लीजिए, ये मैंने की पॉइंट बनाया है इसीलिए। ठीक है कि ब्रेकिंग सेम वे में अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ओके, सो होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। तो एग्जाम्पल जो है ये एग्जाम्पल है कि पहला एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड पी प्लस क्यू प्लस आर और अल्फा बीटा गामा और लैम्डा म्यू डेल्टा है, और इसको कहा है तोड़ कर दिखाओ या ब्रेकिंग करके दिखाओ। सो होप आप खूब वीडियो पॉज करो और खुद ही सॉल्व करो। इतना ज़्यादा बार ब्रेकिंग बता दिया गया है कि खुद आप यू विल एबल टू सॉल्व, खुद ही कर लोगे। और तब आओ और तब आके देख लो, हो सकता है आपका ब्रेकिंग का मेथड दूसरा हो तो आपका दूसरा आंसर भी आ सकता है, तो वो भी सही होगा। ठीक है, मैंने आपको ऐसा ऑलरेडी बता दिया कि ब्रेकिंग को लेकर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो हो अगर कंफ्यूज नहीं होते हो तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो मैंने क्या बोला कि चलो a प्लस बी की ब्रेकिंग को मैं यहाँ रोक लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, x प्लस वाई वाला दूसरा टर्म यहाँ मान लेता हूँ, तीसरा p प्लस क्यू मैंने ये मान लिया। आपकी जिद है, आप a प्लस सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने a प्लस बी माना है। तो लोगों का अलग अलग आंसर आ सकता है, सो डोंट बी पैनिक फॉर दैट। चीज क्या कहना चाहता हूँ, बस इतना देख लो ब्रेकिंग कैसे किया है, कैसे होती है, बस वो देख लो कि कुछ इसमें कुछ रह नहीं गया। ठीक है, तो ये क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस वाई p प्लस क्यू, बाकी सब ऐसे छप गए। और अगले में क्या बचा, जो c बचा, z बचा और r बचा। ठीक है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया CZR, बाकी सब टर्म सेम के सेम छपेंगे। अब क्या, इसके बाद मैंने फिर ब्रेकिंग कर दी। अब इसमें मैंने मान लिया, मैंने मतलब मैं अपने लिए ले रहा हूँ, इस पहले वाले को मैं a लेता हूँ, दूसरे में मैंने x ले लिया और थर्ड में मैंने p ले लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा a टाइम्स a लिखा, x लिखा, p लिखा पहले में, बाकी सब चीजें सेम की सेम छप गई। अब बचा क्या, बी वाई क्यू वाला पार्ट बचा, तो बी वाई क्यू वाला पार्ट इसमें लिख दिया, बी वाई क्यू अल्फा बीटा गामा लैम्डा म्यू डेल्टा, और प्लस ये जो पार्ट बचा इसको यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से इसका जो डिटरमिनेंट को तोड़ करके मैंने 3 डिटरमिनेंट में इस तरह से लिख दिया। तो हो सकता है कुछ लोगों के आंसर दूसरे आए, क्यों, क्योंकि कुछ लोगों ने जिद पकड़ी होगी कि चलो मैं ए लेता हूँ, दूसरा मैं एक्स न लेके मैं वाई लूंगा,
और तीसरा मैं फिर क्यू ले लूंगा उल्टा, तो वो भी ले लोगे तो आपका आंसर वो भी सही होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ डिटर्मिनेंट में किसी लोग के आंसर यूनिक नहीं आएंगे, अलग अलग आ सकते हैं। बट अगर इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे पूरा ओपन करके तीनों को, और तीनों को अगर जोड़ करके देखोगे तो जिन जिन लोगों ने दूसरा भी निकाला है उनका फाइनल आंसर सेम आएगा। तो आपका काम है, आप एक बार जरूर करो आत्मसंतुष्टि वाले पार्ट के लिए कि दो डिफरेंट एलिमेंट दो तरीके से इसको तोड़ कर देखो और दोनों बार सॉल्व करके देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर जो बोल रहे हैं मजाक नहीं है, वो सच में दिखा मेरे को रिजल्ट। तो खुद रिजल्ट फाइंड आउट करके देखोगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आत्मसंतुष्टि वाले पार्ट में भी वृद्धि होगी। जैसा मैंने बताया कि मैथ्स में बहुत जरूरी है भाई। ओके, सो अगर वो पार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें पूछ रहा है ए बी सी, अगला बोला है a + 3x, दूसरा b + 3y, c + 3z, 2x 2y 2z। अब पूछा इसकी वैल्यू बताओ। बहुत आसान है, ब्रेकिंग कर देता हूँ। किसमें? R2 में ब्रेकिंग कर दूंगा। और कैसे करूंगा? a यहाँ लूंगा, b यहाँ लूंगा और c यहाँ लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और दूसरे में 3x 3y और 3z की अलग ब्रेकिंग दी। तो 3x 3y 3z की अलग ब्रेकिंग दी और a b c की अलग ब्रेकिंग, और बाकी सब टर्म ऐसे कैसे ही छप जाएंगे ऊपर वाले। a b c 2x 2y 2z 2x 2y 2z, और यहाँ a b c ऊपर और 2x 2y 2z 2x 2y 2z। अब देखो अगर इसको इन दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया तो ऑब्जर्व करो कि R1 R2 इसमें क्या है, सेम। और मैंने पीछे प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम आए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने बताया है। तो इसको मैं नहीं बताऊंगा फिर से कि ये वैल्यू कैसे जीरो आई। तो ये आपका काम है जानना। अगर आपको पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो होपफुली समझ में आया, अगर नहीं है तो जाके एक बार वापस लेक्चर देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पीछे के लेक्चर्स। ओके, तो ये चीज बार बार बताई नहीं जाएगी। मैंने क्या कहा था कि कॉन्सेप्ट्स आगे मिक्स होंगे, पीछे को इग्नोर करके आप नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो अगला पार्ट देखते हैं। ये डिटरमिनेंट तो बचा ना, चलो ये तो खत्म हो गया, जीरो, इसको नहीं लिखूंगा। ये तो बचा ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बचा, ए बी सी 3x 3y 3z 3x 3y 3z देखो। और अगला क्या है, 2x 2y 2z 2x 2y 2z। अब मैं क्या करता हूँ, इस रो से तीन को कॉमन कर लूंगा और इस रो से मैं 2 को कॉमन कर सकता हूँ। तो अगर इस रो से मैंने 3 को कॉमन किया और इस रो से मैंने 2 को कॉमन किया तो क्या बचेगा, यहाँ तो ए बी सी, यहाँ से 3 कॉमन हुआ तो क्या बचेगा, 3x में 3 कॉमन हुआ तो x, इसमें 3y में 3 कॉमन हुआ तो y, और 3z में अगर 3 कॉमन हुआ तो z। तो x y z, तो x y z। और अगर 2x 2y 2z में 2 कॉमन हुआ तो इसमें बचा x, और 2y में अगर 2 कॉमन हुआ तो इसमें बचा y, और अगर 2z में 2 कॉमन हुआ तो इसमें बचा z। तो क्या बचा, ऊपर वाले में बचा एक्स वाई जेड, नीचे बचा एक्स वाई जेड, और 3y2 3 और 2 आ गए बाहर, 6 बाहर आ गया, 3 × 2 6 हो गया। ठीक है, और अंदर जो बचा उसमें देखो भाई, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। तो कैसे ध्यान से देखोगे भी दिखाता हूँ। ये जो भी देखना, इतना ध्यान से देखो कि क्वेश्चन जो है दिखे आपको। यहाँ पे R2 और R3 क्या बोल रहा हूँ, R2 R3 क्या है, बराबर हैं। और बराबर हैं तो क्या, फिर से क्या, ये वैल्यू भी जीरो आ गई। तो ये क्या आ गया, 3 × 2 × 0। अब 0 आ गया तो मुझे देखना ही नहीं कि क्या मल्टीप्लाई है, पूरी वैल्यू क्या आ गई, जीरो।
खत्म क्वेश्चन। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। तो देखा जाए तो ये पिछले प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है और ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग और जो रोज और कॉलम का इक्विवेलेंसी जो था मैंने बताया था, वो सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अब उनको छोड़ना मत। अगर उनको नहीं छोड़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली होंगे। तो पीछे के लेक्चर्स को होपफुली आप क्लियर रखते होंगे। सो अगर रखते होंगे तो उसी सीरीज में एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देखो किस तरह से करेंगे। तो देखो जैसे क्वेश्चन इसमें मेरे को दिया है कि डिटर्मिनेंट में दिया है, और ये पता है ये जो लिखा हूँ ये डिवाइड करके लिखा, मतलब ये अपॉन है, ठीक है। ऊपर वाला डिटर्मिनेंट क्या है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई। पूछा इन दोनों का रेशियो क्या होगा या डिवाइड करने पे क्या आएगा। तो क्या आएगा देखते हैं। तो पहले क्या करता हूँ, पहले न्यूमरेटर या जिसको बोलते हैं अंश, ये अंश है ये हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैं पहले न्यूमरेटर लेता हूँ ऊपर वाला पार्ट। चलो पहले इसको सॉल्व करके अलग से निकाल लूंगा और फिर देखता हूँ क्या आता है न्यूमरेटर। तो मैंने न्यूमरेटर को इसी उठाया, देखो भाई ये सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट ही मैंने उठाया यहाँ, ठीक है। अभी पहले न्यूमरेटर को या अंश को सॉल्व करूंगा तो देखता हूँ क्या आता है। तो लो मैंने लिया, क्या लिया, न्यूमरेटर क्या है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। तो जैसा कि देखने से ही क्लियर है कि ये क्या है, ये ब्रेकिंग पर है। ये भी क्वेश्चन ब्रेकिंग है, डिटरमिनेंट को ब्रेक मारना है। तो देखा जाए तो बहुत सारे ब्रेकिंग है कि किस में करें। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो किस में पहले किया जाए। पहले चलो इस पर करते हैं, ये C1 वाला हिसाब से करते हैं। कैसे, पहले एक्स वाई जेड को अलग ब्रेक मारेंगे और डिटरमिनेंट को अलग ब्रेक मारेंगे। बाकी सब एज इट इज छपेंगे, अभी इन सबको भी नहीं छेड़ना, इन सबको भी रोको, फिर बाद में आगे तोड़ेंगे इनको। तो पहले एक्स वाई जेड अलग ब्रेक करो। तो एक एक्स वाई जेड मैंने अलग लिखा और बाकी सारे एलिमेंट छपे हैं। तो बाकी सारे एलिमेंट देखो यहाँ छप गए अलग तरीके से। और एक सॉरी ये जो है मैंने आगे इसको सिंप्लीफाई किया है, ये लाइन में देखना, यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने कि एक बार अगर आपका एक्स वाई जेड आया तो दूसरी बार वाई जेड एक्स वाला पार्ट बचा। तो वाई जेड एक्स वाला पार्ट जो आपका बचा, सो होप आई थिंक यहाँ गलती हुई है कुछ, तो आप देख लेना जो गलती हुई है। अगर एक्स वाई जेड यहाँ बचा तो दूसरे वाले जो पार्ट में बचेगा उसमें यहाँ आपका बचेगा वाई जेड एक्स, और अगला आपका बचेगा, ये वाला पार्ट नहीं बचेगा, ये बचेगा प्लस वाई जेड एक्स, ओके। और नेक्स्ट पार्ट आपका बचेगा यहाँ पर, एक मिनट कुछ गलतियां हुई हैं यार, एक मिनट। बस यहाँ पर एक चीज मिस हो गई है मेरे से। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसको एक पार्ट बता रहा हूँ क्या यहाँ पर सॉल्विंग मिस हुआ है। होपफुली बताता हूँ क्या दिक्कत हुई है यहाँ पर। यहाँ पर जो दिक्कत हुई इसको आपको ठीक करके खुद सॉल्व भी करना है। यहाँ पर आपका इस इक्वल के बाद एक डिटर्मिनेंट मिस हो गया है। और डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर एक्स वाई जेड की ब्रेकिंग यहाँ हुई तो बचा अंदर क्या, वाई जेड एक्स, ओके। और अंदर क्या बचा, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ओके। और जो लास्ट रो है ये भी लिखी जाएगी। भाई क्या है देख लो, ये आपका z प्लस एक्स है तो ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। आप समझ लिए क्या क्या लिख रहा हूँ, वो देखना बहुत जरूरी है कि मिस क्या वो आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या छूट गया पार्ट, y प्लस जेड ये वाला पार्ट, ये जो ये डिटरमिनेंट होगा ये इन दोनों पे इक्वल आएगा। तो मैंने एक डिटरमिनेंट मिस कर दिया है। तो अगर मिस किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये वाला पार्ट मिस हुआ इसको आप खुद सॉल्व करें, ओके। और जो ये वाला पार्ट है, जो डिटरमिनेंट का ये वाला पार्ट है, इसको ये भी डबल बार फिर ब्रेक होगा। कैसे, ये अब इस बार वाई जेड एक्स में ब्रेक करो और जेड एक्स वाई वाला जो पार्ट है ये अलग ब्रेक करो। मतलब एक बार एक्स वाई जेड यहाँ आ गया और अगला वाई जेड एक्स आ गया और फिर ये पूरा का पूरा पार्ट सेम छपेगा। तो ये देखो ये पहले डिटरमिनेंट में और दूसरी बार
एक्स वाई जेड फिर से यहाँ आएगा, और दूसरी बार अगर वाई जेड एक्स आपने यहाँ ले लिया है तो इस बार बचा जेड एक्स वाई, तो जेड एक्स वाई वाला पार्ट जेड एक्स वाई यहाँ आ गया, और जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो ओके, सो ये यहाँ आ गया। और जो मिसिंग डिटर्मिनेंट है, सबसे बड़ी बात है, जो मिसिंग है उसको आपको खुद सॉल्व करना है। इसको भी इसी तरह से तोड़ोगे, एक बार इसमें तोड़ोगे, एक बार इसमें तोड़ोगे, और जब इन दोनों को तोड़ के दो डिटरमिनेंट बना लोगे, फिर उसके बाद एक बार इसमें तोड़ोगे, एक बार इसमें तोड़ोगे, 4 डिटरमिनेंट इससे ब्रेक होगा। सो होपफुली आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, और वो होमवर्क ये है कि आप मुझे न्यूमरेटर सॉल्व करके बाय योरसेल्फ यू हैव टू टेल मी, ओके। जिनके भी आ गए हैं उनको मुझे बताना है कि क्या आया है, और उसके बाद डिनोमिनेटर क्या आया है। डिनोमिनेटर तो आपको ऑलरेडी दिया है, और अगर हो सके तो डिवाइड करके आंसर भी निकालिए, आंसर तक फाइंड आउट करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट मी, ओके। और अगर इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व सो डोंट बी पैनिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसका एक पार्ट मिस हो गया मेरे से खुद ही। सो अगर ये जो पार्ट मिस हो गया तो नेक्स्ट टाइम भी जो पार्ट मिस हुआ है इसको ले करके ओवरऑल मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आगे वाला पार्ट का सोल्यूशन होगा, इसलिए पैनिक मत करें। तो लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है, तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन पहाड़ है, इसलिए इस पर रिलाई न करें उन पर। हो सके तो ये क्वेश्चन अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बताया जा चुका है, और ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज प्लस ब्रेकिंग पर डिपेंड है। ये जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये रहा, इसमें जो न्यूमरेटर है बस इसी में सब कमाल है, ये प्रॉपर्टी प्लस ब्रेकिंग पर डिपेंड कर रहा है। ये बस यही दो प्रॉपर्टी लगा दोगे कि जो भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाए हों, कॉलम इंटरचेंजिंग, कॉलम आइडेंटिकल, रो आइडेंटिकल वगैरह, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है, वो सब के सब का बस यूज, और साथ में ब्रेकिंग का रूल, ये दो रूल को लगा के आप इसको सॉल्व करो। और नीचे आपको डिनोमिनेटर में ये दिया है, वैल्यू फाइंड आउट करो। और इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस तो आई विल टेल यू, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन बता दूंगा, और उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर मूव करेंगे, ओके। सो होपफुली ये जो वीडियो था ये आपको पसंद आया हो, और जो कॉन्सेप्ट है लेटर ऑन ये क्वेश्चन डिस्कस होगा, सो इसको नोटेट करके रखिए। और मुझे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप खुद इसको सॉल्व कर लो, और जिनके भी आ जाए आंसर तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। मुझे बताएं कि क्या आंसर इसका आया है। और अगर इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस, अगर असमर्थ हो, क्वेश्चन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार में आई विल टेल यू, ओके, कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो ये होमवर्क है आपका। और सो होपफुली आज का जो कंटेंट था वो इतना ही था। सो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो होपफुली जो आप एक काम करो यार कि इस चैनल को जो है अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, अगर आपको लगता है कि कुछ सीख रहे हो इससे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। ये नहीं किया सिर्फ प्लीज़ देखो मत, इससे पता क्या होता है, इससे ये तो है कि आप सीख रहे हो, आपका मोटिवेशन बना है, बट जो पढ़ा रहा है उस बंदे का भी तो कुछ होना चाहिए ना, हमारा भी मोटिवेशन का देखो कि क्या रीज़न है। क्योंकि हमको तो सिर्फ बस देना है आपको, अगर फ्री कंटेंट यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, मुझे ना तो किसी तरह का मार्केटिंग करना, किसी भी तरह का यहाँ पर मोटिव से नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा बस इतना ही टारगेट है कि मैथ्स का फुल कंटेंट और अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो। तो बस सपोर्ट करो यार, नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो जो लोग भी देख रहे हैं अगर उनको लगता है कि कंटेंट जो है कुछ अच्छा है, उनको कुछ मिल रहा है सीखने को, सो सपोर्ट करके दिखाएं वो, ठीक है। और होपफुली आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैक्सिमम ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन भी आपको मैं दे रहा हूँ लेटर यहाँ डिस्कस करने के बजाय। नहीं होगा तो आई विल डिस्कस, ओके, बट अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको इन दिमाग में रखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन सॉल्विंग, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। You have to try to solve maximum questions.
हमेशा बता रहा हूँ कि मैथ्स पर कमांड के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नोबडी विल टेल यू, सब बोलेंगे कि वीडियो देख लो समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ना कोई पढ़ा के आपको वीडियो देख के समझा देगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कमांड बनेगी। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ like and subscribe and share with your friends and try to solve the maximum questions. Okay, so thank you to all of you.